नमस्कार। एआईपीसी चौपाल के चौथे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। कहां छिपा कर रख दूं मैं अपनी शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। आज यही ज्वलंत मुद्दा लेकर हम आए हैं आप सभी के सामने। जी हां, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। और आज की चर्चा का विषय है किसान आत्मनिर्भर या होगा परेशान। आज इस अध्यादेश की बड़ी खामियों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। और आज भी हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री जयराम रमेश का। आप राज्यसभा में कर्नाटक से कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं एवं भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। साथ ही प्रख्यात अर्थशास्त्री होने के नाते कई पूर्व सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी रहे हैं। आज के दूसरे मेहमान हैं श्री सुनील जाखड़। आप पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप पंजाब के अबोहर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं। साथ ही सन 2012 से सन 2017 तक पंजाब के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। साथ ही होंगे श्री गोविंद सिंह डोटासरा। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं और आप पर्यटन एवं देवस्थान विभाग मंत्री भी हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा श्री राजीव अरोड़ा का, जो कि रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वेस्ट जोन एआईपीसी के। आप सभी ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आप सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती रुक्ष्मणी कुमारी, अध्यक्षा एआईपीसी राजस्थान को, कि वे इस परिचर्चा का विधिवत शुभारंभ करें। रुक्ष्मणी कुमारी जी। आप सभी का नमस्कार। मैं सम्मान्य जयराम रमेश जी का, सुनील जाखड़ साहब का, हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का एवं हमारे वेस्ट जोन प्रभारी राजीव जी का एआईपीसी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करती हूँ। आज की इस एआईपीसी चौपाल में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर किसान हस्ताक्षर अभियान से जुड़े प्रदेश के समस्त जिला प्रभारी भी उपस्थित हैं। आप सभी का इस अभियान से जुड़ने और इस संगोष्ठी में भागीदारी निभाने पर हार्दिक स्वागत एवं आभार। विषय जो आज चुना है वो लाखों किसानों की आवाज है। मैं खुद प्रदेश में, जिले में अपने क्षेत्र के किसानों के अनगणित सवालों को समझ रही हूँ, उनकी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। इस विषय से संबंधित कुछ सवाल एवं सुझाव प्रदेश के जिलों के अलग अलग कोने से हमारे पास आए हैं। मैं आशा करूंगी कि सम्मान्य अतिथिगण से वो सब सवाल एवं मेरे एआईपीसी साथी सहित पूछ सकूं, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। हमारी अपनी प्रदेश सरकार के लिए कुछ सुझाव भी आए हैं, जिसका हमारी टीम संकलन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सवाल आदरणीय जयराम रमेश जी से करना चाहूंगी। नमस्कार सर। सर, ये जो कानून है ये किसानों के लिए लाया गया है और किसान ही जब पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो इन बिलों का मकसद क्या है? सरकार इन कानूनों को लागू करके प्राप्त क्या करना चाहती है? मैं समझता हूं इसका राजनीतिक संदर्भ समझना जरूरी है। जी। राजनीतिक संदर्भ ये है कि पिछले 10-12 महीने में आपने देखा है हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दशा हुई है, और अभी अनुमान लगा रहे हैं कि ये पूरा साल माने एक वॉश आउट हो गया है। इस हालात में मैं समझता हूं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि हम ऐसा संकेत देना चाहते हैं कि उदारीकरण अभी भी जीवित है, हम आर्थिक सुधार के पक्ष में हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो रेटिंग देती हैं इकोनॉमी के लिए, उनको एक विश्वास दिलाएं कि हम आर्थिक सुधार कार्यक्रम या आर्थिक सुधार के रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर आप देखें पिछले 4-5 महीने में रोजगार संबंधित कानून में बदलाव लाया गया है,
खास तौर से औद्योगिक मजदूरों के लिए जो कानून बनाया गया था पिछले 60-70 सालों में, उसको कमजोर किया गया है। पर्यावरण संबंधित कानून कमजोर किए गए हैं और सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है, ये कृषि संबंधित जो 2 कानून पारित किए गए हैं, 2 विधेयक पारित किए गए थे, अब तो कानून बन गए हैं, अधिनियम बन गए हैं। ये निगमीकरण का रास्ता है और जो मंडी पर एक, मैं समझता हूं ये मंडी पर एक जंग है, एक गलत फहमी है सरकार में और ये प्रधानमंत्री ने फैलाया है कि मंडियों का एकाधिकार है। ये गलत है। आज भी अगर आप देखें, हर एक राज्य में देखें, पंजाब और हरियाणा का थोड़ा अलग रखें क्योंकि उनका कुछ अलग सा इतिहास है, पर अगर आप अलग राज्य देखें, राजस्थान का मिसाल लीजिए, छत्तीसगढ़ का लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, वहां ऐसा नहीं है कि मंडी का एकाधिकार है। आज भी किसान निजी व्यापारियों को अपना फसल बेचते हैं, सरकारी संस्थाओं को बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी में ही बेचना अनिवार्य है, दिक्कत है। पर ये कानून मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये प्रचार किया है कि हम मंडियों का एकाधिकार समाप्त कर रहे हैं और हम किसानों को आजादी दे रहे हैं। मैं समझता हूं ये आजादी नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होगा। पिछले 50-60 सालों में एक प्रणाली बनी है हमारे देश में। हरित क्रांति जब लाया गया 1960 के दशक में, उसके कुछ स्तंभ थे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। कानून में उसका कोई जिक्र नहीं है, पर हम जानते हैं कि आज भी 24-25 ऐसे कृषि संबंधित ऐसे फसल हैं जहां एमएसपी लागू होता है। कानून में इन्होंने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया। ये निजीकरण का रास्ता है, निगमीकरण का रास्ता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता है और मैं समझता हूं ये किसानों के पक्ष में नहीं है और इसीलिए किसान नाराज हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान की आवाज उठाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये बहुत, मैं समझता हूं ये खतरनाक कदम लिया गया है और एक ही मकसद है निगमीकरण, एक ही मकसद है निजीकरण। निजी कंपनियों को प्रोत्साहन करना, उनको प्रोत्साहन देना और एमएसपी नहीं लागू होना। तो 2015 में एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, शांता कुमार जी की कमेटी रिपोर्ट। उसमें क्या कहा गया था, एफसीआई को खत्म करना चाहिए, खाद्य सुरक्षा का जो स्तंभ है, प्रोक्योरमेंट जो है, सरकारी संस्थाओं से जो खरीद होती है एफसीआई द्वारा, उसको खत्म करना चाहिए। तो ये सब एक चलता आ रहा है और एक ये मानसिकता है, एक विचारधारा है कि 1991 में मनमोहन सिंह जी ने उद्योग जगत को मुक्ति दी और 2020 में नरेंद्र मोदी किसान को मुक्ति दे रहे हैं। बिल्कुल ये मुक्ति नहीं है, ये किसान पर एक वार है, एक जंग है। और मंडी जो एक संस्था बनी है और मैं समझता हूं इस संस्था के द्वारा एक एमएसपी की प्रणाली जो बनी है हमारे देश में, वो खतरे में है। रुक्मणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैम
Yes, now. नमस्कार जाखड़ साहब, दूसरा नमस्कार, सवाल मैं लक्ष्मी जी। आपसे करना चाहती हूँ। पहले तो आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने किसान विरोधी काले अध्यादेशों के खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही स्वयं माननीय राहुल गांधी जी के पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर की यात्रा कर किसानों की आवाज बनने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कृपया हमारे किसान सदस्यों को बताएं कि जो कानून पंजाब राज्य सरकार ने पास किया है उसका क्या असर प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा और इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा। धन्यवाद रुक्मणी जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मती का दिन है कि आज हमें इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अर्थशास्त्री जयराम रमेश जी के विचार सुनने को मिले और मैं आभारी हूँ आपका, आपकी ऑल प्रोफेशनल कांग्रेस राजस्थान का, कि आपके जरिए आज डोटासरा साहब भी बैठे हैं, मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ। थानवी साहब, अरोड़ा जी और आप सबका और आपके साथ में जुड़े हुए चौपाल में सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, विद योर परमिशन रुक्मणी जी, आई वुड लाइक टू कमेंट समथिंग। जो जयराम रमेश जी ने बात की अबाउट एमएसपी रिजीम की, उन्होंने बात की और उन्होंने उदारीकरण की बात की। मैं इस बात की भी क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक ठेठ जाट होने के नाते, किसान होने के नाते मैं शायद उस किस्म की भाषा या मृदु भाषा ना इस्तेमाल कर पाऊं, और मैं एक राजस्थानी मुहावरे से चालू करूंगा जिसे उदारीकरण या निजीकरण की या कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं जयराम रमेश जी। वो बेसिकली मोदी साहब का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, वो है जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाय हाजरी। तो ये जो सारी किसानी है आज इसको कॉरपोरेट्स के हाथ में देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मोदी साहब ने चालू किया था 2014 में। कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहा हूं, परंतु ये जो काले कानून लेके आए हैं, मैं समझता हूं ये किसान मुक्त किसानी का रास्ता खोलने जा रहे हैं। किसानी रहेगी क्योंकि जब तक कोई ना कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई साहूकार यहाँ पे बैठे कोई ऐसी गोली नहीं बना लेते कि रोटी की जरूरत खत्म हो जाए, तब तक किसानी तो रहेगी। किसानी के बिना दिस इज अ नेसेसरी ईवल। आप हमें बुरा समझिए, अच्छा समझिए, ये किसानी रहेगी पर किसान नहीं रहेगा। जो आज धन्ना सेठ हैं उनको अन्ना सेठ बनाने का प्रयास किया गया है मोदी साहब के द्वारा, किसानी को खत्म करने का प्रयास किया गया है। और बिल्कुल आपने जो एक सवाल पूछा है कि पंजाब ने जो स्टेप्स उठाए और उनका जयराम रमेश जी ने भी जिक्र किया कि पंजाब और हरियाणा की स्थिति कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये जो एमएसपी रिजीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, ये सारी जो प्रथा थी ये कांग्रेस सरकार ने चालू की एंड दिस वाज टेलर मेड, जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर के ऊपर बनवाई गई थी पंजाब हरियाणा के लिए। और इसी एमएसपी रिजीम को लेके पंजाब और हरियाणा, उस समय संयुक्त पंजाब था, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभी आपके प्रोफेशनल लोग हैं जिनसे मैं समझता हूँ लोग आके राय लेते हैं, दे आर ओपिनियन फॉर्मर्स, ओपिनियन मेकर्स इन आपके राजस्थान में लोग सलाह लेते हैं, उनको इस बात का ज्ञान है कि PL 480 के नाम से एक हमारे में समझौता था अमेरिका के साथ में, और हमारा पैसे हमारे पास थे नहीं, अनाज उनसे लेके आते थे 60 के दशक में। उस अनाज के एवज में अमेरिका यहाँ से कुछ खरीदता था। PL 480 के तहत लाल रंग की कणक आया करती थी, तो लाल रंग की कणक से हम भिखारी की तरह भीख मांग के लेके आया करते थे। आज जिसे जयराम रमेश जी बड़ी एप्टली वुड पुट इट इन दीज वर्ड्स लाइक फ्रॉम फार्म टू द फोर्क, उस समय था फ्रॉम शिप टू द माउथ। अगर जहाज आके बंबई या विशाखापत्तनम लगता था तभी जाके लोगों के, गरीबों के घर में अनाज आता था, अदरवाइज अनाज नहीं था। उससे पीछा छुड़ाया पंजाब और हरियाणा में। उसमें सबसे बड़ा जो रोल था जो मैं बता पाऊंगा वो ये था, एक सुनिश्चित दाम के ऊपर किसान की फसल खरीदी जाए, ये एक अश्योरेंस थी, एक गारंटी थी। और किसानी, आपके सभी साथी जानते हो, किसानी एक ऐसा धंधा तो नहीं कहूंगा मैं इसे, किसानी एक ऐसी उपकरण है जिसके कोई भी उसमें सुनिश्चितता नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर। कीड़ी से लेके बरसात तक, टिड्डी दल से लेके किसी भी बीमारी तक, राजा से लेके और गन्ने का ट्रक जा रहा उसमें खींचने वाले सभी लोग, किसान के ऊपर मार पड़ती है। और किसान के पास एक अगर गारंटी थी तो वो थी कि सरकार, अगर आप उपज उगा लेते हैं खेत तक पहुंचने के लिए, खेत से मंडी में ले आएंगे तो आपको उसकी सुनिश्चित कीमत मिल जाएगी। और उसके आधार पे पंजाब ने आज इतनी अनाज पैदा की कि
हिंदुस्तान के गोदाम भरे पड़े हैं। इनफैक्ट अब की बार जब कोरोना के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को परसू करना पड़ा केंद्र के साथ कि हमारे यहाँ से जो गोदाम भरे पड़े उनको खाली किया जाए, ताकि जो कणक की फसल आ रही थी उसको रखने के लिए जगह हो हमारे पास में। 1,28,00,000 टन कणक पंजाब ने खरीदी, एक एक दाना जो मंडी में आया खरीदा गया। मैं मंडी की भी बात करूंगा। जयराम रमेश जी ने मंडी की बात की कि मंडियों को एक डेविल की तरह दिखाया जा रहा है कि मंडियां ही सारी बीमारी का कारण बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है, समझने की कमी है। जैसे कहते हैं ना कि नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे। चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ऑल देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। ये जो मंडियां जिनको आज मोदी साहब कोस रहे हैं और दूसरे सांस में जब नाम लेते हैं चौधरी छोटू राम का, मंडीकरण का सबसे पहले जो एक्ट आया था 1939 में आया था, 1939, प्रायर टू इंडिपेंडेंस। चौधरी छोटू राम मंडीकरण एक्ट लेके आए और उसका मेन अभिप्राय था किसान को साहूकार के उससे बचाने के लिए कि साहूकार खेत में जाके खरीदता था। चौधरी छोटू राम ने कहा कि मंडी में आके किसान की फसल बिकेगी और वहां पे ओपन ऑक्शन होगी, ताकि सिर्फ एक आदमी तय ना करे किसान की कीमत का, वहां पे बकायदा कंपटीशन हो अमंग्स द इन एन ऑक्शन, और उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा। तो ये आज जो खत्म करने जा रहे हैं, जिस आजादी की बात मोदी साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं या तो कहीं ना कहीं ये तो हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री और वहां पे बैठा उनका मंत्रालय उनको पता ना हो कि आजादी थी या नहीं। वो लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों की अकल निकालने के लिए ऐसा बार बार उड़ा रहे। आजादी मिली है साहब। सॉरी रमेश जी, मैं आपको काट रहा हूं। आपने कहा आजादी नहीं मिली, आजादी मिली है। आजादी मोदी साहब ने दी है। आजादी दी है बड़े साहूकारों को लूटने के लिए, क्योंकि अब तक क्या था, मंडी के अंदर जब व्यापारी आता है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। सरकार जो है, सूबे की सरकार है, जो पंजाब की सरकार है, वो मॉनिटर करती है उसको। मॉनिटर फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो किसान के साथ धोखाधड़ी ना हो। तोल में धोखा होता है। मैंने आज एक वीडियो रुक्मणी जी आपकी विदाउट योर दिस थिंग मैंने थानवी साहब से कह के की थी, जिसमें मैंने मदर इंडिया का वो एक सीन दिखाया था, जिसमें कि जो एक बिरजू किसान है उसको किस तरह से एक साहूकार सुखलाल लाला उसमें लूट रहा था, और वो मदर इंडिया बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी। उसका वो सीन अपने आप में दर्शाता है कि किसान की क्या उस समय दशा थी, और आज वो दशा ना हो इसलिए उसको बचाने के लिए मंडीकरण लागू किया था। अब मोदी साहब ने जो कानून बनाए हैं कि मंडियों को खत्म कर दिया जाए। और देखिए, ये लोग बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर देते हैं। ये कोई मजाक या मुहावरा नहीं है। डोटासरा साहब, मैं आपसे इस बात की बेनती करूंगा कि आप जब अपने साथियों में बात करें, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब एड्रेस करते थे तो वो जनाब या हजूर बोल के उनको कहा करते थे, बिकॉज दे वर अबव द लॉ ऑफ द लैंड। उनके ऊपर किसी भी रजवाड़े का कानून नहीं लागू होता था। देश रजवाड़ों में बंटा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कायदे से, अपने कानून से काम करती थी, रजवाड़े को आंसरेबल नहीं थी। और उसी तरह आज जो कुछ हो रहा है, मोदी साहब ने जो कानून बनाए हैं, काले कानून, उनके तहत इन साहूकारों को, और मैं आई वुड बी नॉट एज सर्कमस्पेक्ट एज रमेश जी, आई वुड नेम अडानीज एंड अंबानीज। उन लोगों को ये इख्तियार दिए गए हैं कि उनके ऊपर, सूबे की सरकार पंजाब में काम करते हैं तो पंजाब का कोई भी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर द मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अपने कानून तय करेंगे, अपने पैमाने तय करेंगे, अपनी क्वालिटी तय करेंगे, अपने स्पेसिफिकेशंस तय करेंगे, और किसान को लूटने की आजादी उनको होगी, बिकॉज दे आर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस। आज तक ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद नहीं हुआ जो कि ये मोदी साहब करने जा रहे हैं। आजादी दी है उन्होंने, आजादी इनको लूटने के लिए दी है, और उसको सर्कमवेंट करने के लिए हमने जो कानून बनाया है, दो इट विल बी चैलेंज्ड, ऑफ कोर्स आई रियलाइज भी, ना तो गवर्नर साहब इस पे हस्ताक्षर करेंगे, ना ही प्रेसिडेंट साहब करेंगे। आज जिस तरह से मैं समझता हूँ लोकतंत्र खतरे में है, फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, हमारे स्टेट्स के जो अधिकार हैं उनके ऊपर दे आर राइडिंग रफ शॉट, जिस तरह से केंद्र सरकार ने किया है, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ हमें हर संभव प्रयास करना होगा। परंतु बहुत ही गंभीर मुद्दा है किसानों के लिए कि किसान, मैं पंजाब की बात कर रहा था, पंजाब में एक एक दाना खरीदा जाता है। रमेश जी, मैं, क्योंकि आप राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, पॉइंटेडली ये बात कहनी पड़ेगी, जो हमारी मांग आज है एमएसपी, मोदी साहब जैसे कह रहे हैं, उन्होंने चाइना के समय भी कहा था ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना घुसाया है, ना ही घुसने देंगे। उसी तरह आज कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। एमएसपी इज मीनिंगलेस सर।
पार्डन माई सेइंग, एमएसपी का कोई मायना नहीं है। एमएसपी इज टोटली जस्ट ए नोशनल फिगर। जरूरत है गवर्नमेंट परचेज एट द एमएसपी, not only government purchase like through organized FCI or the state bodies which purchase on behalf। हमारे यहाँ 5 एजेंसीज हैं, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब, दूसरी हमारी जो है मार्क फेडरो कंपनियां खरीदती हैं। इट इज अ ओपन एंडेड परचेज, नॉट अ लिमिटेड। भी केंद्र सरकार ने कह दिया 50 लाख टन खरीदेंगे इस बार, नहीं, ओपन एंडेड। हर एक दाना जो मंडी में आता है वो खरीदा जाता है एमएसपी के ऊपर। और ये सिर्फ दो, आपने कहा 24-25 नहीं, 23 ऐसी फूड ग्रेन्स हैं जिनके ऊपर एमएसपी लागू है। एमएसपी इन द सेंस भी उनकी कीमत मिनिमम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, पर खरीदे सिर्फ 2 ही जाते हैं, चावल की फसल धान और कणक गेहूं, 2 फसलों खरीदी जाती हैं। और उनके ऊपर, उसके ऊपर आंख है इन बड़े साहूकारों की, क्योंकि किसान आज भी कट रहा है। ये तो 2 फसलें हैं, बाकी जो 23 फसलें, 21 फसलें दूसरी हैं, वो आज भी समर्थन मूल्य से बहुत कम बिक रही हैं। आई डोंट नो मेरे पास समय कितना, पर मैं बंद कर, क्योंकि और साथियों ने बोला, डोटासरा साहब भी देख रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जब एफसीआई की गेहूं की खरीद बंद होगी, सीजन खत्म हो गया, अब धान की खरीद हो रही है। आज मंडी में वही गेहूं जो एफसीआई 1925 रुपए क्विंटल में खरीद रही थी, आज यही साहूकार 1600 रुपए में खरीद रहे हैं। उससे बचाने के लिए हमने पंजाब में कानून लेके आए हैं, और ये मैं समझता हूं हरियाणा, राजस्थान और दूसरे इलाकों में शायद इतना लागू ना हो, परंतु किसान को बंधुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है साहब, इसका नाम बदलिए बिल का। मैं एक बात और कहूंगा, डोटासरा साहब, आपके पीसीसी के जरिए आप ये लोगों में जानकारी कराइए कि ये जो 3 बिल हैं, जो पहला बिल है वाणिज्य की बात कर रहे हैं, उसमें इसका नाम सीधा बदल के रखा जाए, मंडी तोड़ और एमएसपी तोड़, एमएसपी फोड़ बिल होना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इज बेसिकली जमाखोरी एक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो है बंधुआ मजदूर। किसान को मजदूर बना के छोड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह नील की खेती करवाया करते थे, उसी तरह ये साहूकारों की कंपनियां किसानों को बताएंगी आप क्या बीजोगे, कौन सा बीज खरीदोगे, कहां से दवाई खरीदोगे, और किसान एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा, जिससे बचाने के लिए बड़ी भारी जरूरत है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जरूर से ज्यादा समय ले गया, मैं देख रहा हूं आपकी जिज्ञासा, पर सॉरी, ये मसला इतना है, आज दिल में वलवले बहुत हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता था। प्लीज, बहुत सारे किसान साथी जो भी वो भी सवाल पूछना चाहेंगे, इसलिए मैं तीसरा सवाल, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, डोटासरा साहब जी। सर, आपसे एक सवाल है कि एक संगठन और वर्तमान सरकार के तौर पर हम अपने प्रदेश के किसानों को किस प्रकार इस दमनकारी अध्यादेशों से होने वाले कुप्रभावों से बचा सकते हैं? हमारा प्रदेश सर किस तरह से कार्य कर? आदरणीय जय रमेश साहब, आदरणीय जाखड़ साहब, आप सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके एआईपीसी को कि आप सबने हमको जोड़ करके इन 3 कानूनों के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, बताने के लिए इनमें क्या है, उसके लिए आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये तीनों जो कानून हैं किसान के लिए बताए गए हैं, ये तीनों कानून एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर इनमें से एक कानून नहीं लाया जाता तो 2 कानून लाने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि इनके पीछे मोदी सरकार एक पंथ दो काज करना चाहती है। एक पंथ दो काज ऐसे करना चाहती है कि एक तो जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, हमारी सरकार आई एनडीए की, तो हम किसान की उसकी दुगुनी आमदनी कर देंगे, उसकी लागत निकालने के बाद में 50% उसको मुनाफा दे देंगे, जो आज तक वो कर नहीं पाए। इसलिए अब एक इस तरीके का षड्यंत्र रच करके और उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ऐतराज कर दिया, वरना हम किसान की आमदनी दुगुनी करने वाले थे और हम दुगुनी कर देते। एक तो जो जुमला दिया था, उस जुमले से अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने ये तीनों काले कानून लाए। दूसरा ये है कि जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे, सौर ऊर्जा पे, आईटी पे जियो ला करके
और बड़े बड़े उद्योगपतियों, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, उनका कब्जा करा दिया। ये एक ही चीज ऐसी बची थी किसान की, जो मेहनत करके खून पसीना करके वो अपनी रोजी रोटी खुद की भी कमाता था और पूरे देश का पेट पालता था। और मैं तो कहता हूँ देश का नहीं, विदेशों के लोगों को भी अन्न पैदा करके वो देता था। अब उस पे कब्जा कैसे किया जाए, तो इस षड्यंत्र के तहत ये तीनों काले कानून लाए हैं। इनमें जो सबसे बड़ी बात तीनों कानूनों में है, एक तो किसान को किसान नहीं रख करके मजदूर बनाना चाहते हैं और उनकी पूरी उपज के ऊपर बड़े धनाढ्य उद्योगपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं। जैसे आप देखा, आपने पहले रिलायंस आया था, पेट्रोल पंप लेकर के आया था, पैसे ज्यादा लगते थे, फिर भी वो घाटा खा के भी पेट्रोल देता था। लेकिन जब उनकी मन मुताबिक गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट बन गई और उनके मित्र मोदी जी बन गए, तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल को बराबर कर दिया और उनके जो पेट्रोल पंप थे वो चल पड़े। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसान को ये समझाना पड़ेगा कि इन कानूनों के जरिए अगर आपकी 100 रुपए की चीज ये एक व्यक्ति खरीदता है, धनाढ्य व्यक्ति, तो वो दूसरे दिन भी दोगुने दामों तक बेचेगा, तब तक कानून उसका कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। अगर वो कितनी भी चीज की शॉर्टेज बता करके जमाखोरी करेगा और दोगुने दामों तक भी उस चीज को बेचेगा, तो उसके ऊपर कोई कानून उसको रोक नहीं सकेगा। और किसान, 86% किसान छोटे छोटे किसान हैं, कहाँ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे अपनी उपज को बेचने के लिए जाएंगे। उनकी पूरी खेती की उपज के ऊपर ये कब्जा करने का षड्यंत्र है। एफसीआई के गोदाम हो, चाहे और कोई उद्योगपतियों ने गोदाम किए हो, उन गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार से ये लोग एमओयू करेंगे, ऐसी ऐसी टेंडरों में शर्तें डालेंगे कि इनके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, अपने बिचौलिए छोड़ेंगे, किसान को ज्यादा पैसा देने का वादा करेंगे, पता नहीं कब कहां कब पैसा देंगे नहीं देंगे, उसकी उपज का क्या करेंगे, कहां ले जाकर के बेचेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जो साजिश है, जिसके तहत वो दोनों काम अपना करना चाहते हैं। अपने वादे को भुलाना भी चाहते हैं, अपने माथे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के माथे पे या विपक्षी पार्टियों के माथे डालना चाहते हैं कि देखिए मोदी जी तो सब कुछ करना चाहते थे किसान की बहबूदी के लिए, उसकी आमदनी को दूना करना चाहते थे, उसको लागत का 50% मुनाफा देना चाहते थे, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने विरोध करके, राहुल गांधी ने विरोध करके नहीं दिया। लेकिन मोदी जी को बताना चाहते हैं कि ये वो राहुल गांधी है, वो सोनिया गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता हैं, जिन्होंने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसमें आपकी मनमानी से जो बड़े उद्योगपतियों को आप जमीनें किसान की देना चाहते थे, तब खड़े होकर के किसान के साथ में उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, पूरे हिंदुस्तान के लोग, किसान उसके गवाह हैं कि वो आपको वापस लेना पड़ा और आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मोदी जी से जनता ये पूछना चाहती है, किसान ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते हो, तो पिछले बजट से अब की बार आपने एमएसपी का आधा बजट क्यों रख दिया। तो ये एक तरीके से सारी की सारी चीजें करेंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब ने विचार विमर्श कर लिया है, इन कानूनों को कैसे रोकें। देखिए, कृषि राज्य का विषय होते हुए भी किसान की खेती पर डाका डालने के लिए किस प्रकार से साजिश पूर्वक तरीके से इन्होंने ऐसी गली निकाली है कि हमारे सामने बड़ी दुविधा बन गई है, क्योंकि इन कानूनों को बनाने का अधिकार केंद्र का था और कृषि के ऊपर कानून बनाने का राज्य को अधिकार था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से किया है कि हमारे सामने दिक्कत है। फिर भी राजस्थान की विधानसभा का 31 तारीख से अधिवेशन बुला लिया गया है। हम लोगों ने कानून तैयार कर लिए हैं कि जो किसान की जमीन को औने पौने दामों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नहीं ले सके, एमएसपी से कम उसको नहीं ले पाए, और जो भंडारण करके, कालाबाजारी करके, जमाखोरी करके और दोगुने दाम लेना चाहता है, उस पर हम कैसे प्रतिबंध लगाएं, इस बात का पूरी तरीके से विचार कर लिया गया है। पंजाब के जो कानून हैं उनको भी हमने देखा है। जाखड़ साहब सही कह रहे थे कि राष्ट्रपति क्या मंजूरी देगा नहीं देगा, ये बात ठीक है, लेकिन जब जब भी क्रांति आई है, चाहे देश की आजादी को लेकर के बात हुई हो, चाहे दूसरी क्रांतियां आई हो, उसमें किसान ही सबसे आगे खड़ा हुआ है और किसान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए किसान इतना कमजोर नहीं है, वो सब कुछ सह लेगा, लेकिन आत्मसम्मान
जो उसका स्वाभिमान है उस पर चोट सहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा कि इसके पीछे इनकी जो मंशा है। मैं समझता हूँ लंबी बात नहीं करके, क्योंकि वरिष्ठ हमारे नेता भी हैं, सारे लोग बाग हैं, सब जुड़ना चाहेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में जो किसान हैं वो आक्रोशित हैं। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं और हम सब से एक आस लगाए बैठे हैं। तो राजस्थान की सरकार ने जो कानूनों की तैयारी की है, हम 2 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में किसान के हित के लिए इन 3 काले कानूनों से उनको बचाने के लिए जितना यथासंभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे, कानून भी लाएंगे। और कानून के साथ साथ हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो विरोध है, किसान को जागृत करने वाला जो काम है, वो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करते रहेंगे। मैं समझता हूं जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट में कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को सफलता मिली थी किसान के साथ खड़े होने पे उनको बचाने के लिए, उसी तरीके से हम आशान्वित हैं कि हम किसान को बचाएंगे तीन काले कानूनों से। और आने वाले समय में किसान कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आज एक ही आवाज आ रही है कि अगर कोई किसान की सुध लेने वाला है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तो मैं समझता हूं उसी भावनाओं के साथ में उनकी आशाओं के ऊपर हमको खरा उतरना है और किसान को बचाने के लिए अपनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी कुमारी जी। आपने अपनी चर्चा के जरिए हमारे जो आगंतुक मेहमान हैं, बुद्धिजीवी और अनुभवी हैं, उनके द्वारा आपने बहुत से सवालों के जवाब इस चर्चा में ढूंढने का प्रयास किया, हमारी सहायता की उसमें। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी अभिनव शर्मा जी को, जो कि एआईपीसी जयपुर चैप्टर के उपाध्यक्ष हैं, कि आप इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगा एआईपीसी के फोरम में। सर, हमारे कई साथियों ने किसान संगठन से जुड़े हुए साथियों ने हमें कई सवाल भेजे हैं जो मैं आपसे आपके पास वो रखना चाहूँगा ताकि उनको आपका जवाब मिल सके। सर, पहला सवाल मेरा जयराम रमेश साहब आपसे है कि जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर है या फिर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है या फिर हमारे और एविएशन वगैरह सेक्टर हैं, वो सब लार्जली प्राइवेटाइज सेक्टर हैं आज की डेट में। वैसे आपको लगता है कि कृषि को भी इन काले कानूनों या फिर जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं इनको लेकर के कृषि को भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं हमारे किसानों को उनके हाथों में धकेलने का काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा होता है सर, तो जो हमारा किसान है जो इतना सशक्त और इतना ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो बड़े बड़े व्यापारियों से अपने आप कैसे मोल भाव करेगा? सर, ये सवाल हमारे एक फेलो हैं अभिलक्ष जी, उन्होंने भेजा है। बिल्कुल अच्छा सवाल है और इसमें कोई शक नहीं है कि इन कानूनों का मकसद निजीकरण है। जैसा कि मैंने कहा, निगमीकरण और निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब हम तुलना करते हैं भारत की कृषि को, जो विकसित देश में कृषि चलता है, वहाँ कृषि एक व्यवसाय है, वहाँ एग्री बिजनेस होता है। हमारे देश में कृषि आजीविका से जुड़ा हुआ है, लाइवलीहुड का सवाल है, यहाँ व्यवसाय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मकसद, राजनीतिक मकसद क्या है इन कानूनों का? राजनीतिक मकसद जो बिल्कुल अपनी ही भाषा में मेरे मित्र सुनील ने कहा, अडानी और अंबानी के लिए दरवाजा खोलने का मकसद है। और भी कई कंपनियां हैं जो इस दरवाजे पर खटखटा रहे थे पिछले कुछ 4-5 सालों में। और एक किसानों का कल्याण, उनकी आमदनी को दुगना करना, वो सब एक बहकावा है। असली मकसद निजीकरण है, असली मकसद कॉर्पोरेटाइजेशन है। और सुनील ने सही कहा, राज्यों के अधिकार छीने गए हैं। संविधान के अनुसार कृषि राज्य के सूची में आता है, राज्यों से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, मुख्यमंत्रियों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कृषि मंत्रियों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, और अचानक एक अध्यादेश निकाला गया। और वो आपने देखा लोकसभा में और खास तौर से राज्यसभा में किस ढंग से वो पारित हुआ।
एक तानाशाही था। आपने देखा हमारी बात मानी नहीं गई, हम संशोधन लाने वाले थे, उसको अनुमति नहीं दी गई। और मुझे खुशी है कि पंजाब सरकार ने ये कदम लिया है, राजस्थान सरकार ने भी बातचीत की है, छत्तीसगढ़ का भी एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और सुनील ने सही कहा, गवर्नर इस पर इसको अनुमति नहीं देने वाले हैं, राष्ट्रपति भी नहीं देने वाले हैं, पर जो लोकतांत्रिक साधन हमारे पास है, लोकतांत्रिक जो हमारे पास हथियार है, उसका हमें पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है। पर एमएसपी, एफसीआई को खत्म करना, मैं तो ये समझता हूं ये न सिर्फ किसानों पर एक अत्याचार है, खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान पर अत्याचार। क्योंकि जब ये एमएसपी एफसीआई सिस्टम बना, हरित क्रांति का वो वातावरण था 1964, 1965, 1960, तब यही आश्वासन के आधार पर हरित क्रांति की बीज बोई गई। और ये बात सही है कि महाराष्ट्र के, तमिलनाडु में, कर्नाटक में एमएसपी और एफसीआई इतना मायने नहीं रखता है जितना कि पंजाब और हरियाणा में रखता है। मंडी की टैक्स है, वो टैक्स से जो आमदनी आती है वो किसानों पर ही खर्च होकर किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। पंजाब में करीब 4,000-5,000 करोड़ का नुकसान होगा ये टैक्स अगर खत्म हो जाएगा, और होने वाला है। तो देखिए, ये पंजाब में बड़े मुश्किल 20 साल के बाद नॉर्मल सी लौटी, और हम वापस फिर पंजाब को उसी रास्ते पर डालना चाहते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय संदर्भ है, एक नेशनल पिक्चर है, पर राजनीतिक तौर से मैं समझता हूं पंजाब और हरियाणा से ये एक विशेष ताल्लुकात रखता है ये कानून, और ये बड़ा संवेदनशील मामला है पंजाब के लिए। और मैं बहुत चिंतित हूं कि पंजाब में किस हालात से हम गुजरे हैं और किस मुश्किलात सुनील जानते हैं, मुझसे भी अच्छा जानते हैं। नॉर्मलसी लौटा है, लोकतंत्र वापस आया है, चुनाव होते हैं, अमन और शांति वापस आई है। और अगर ये एमएसपी एफसीआई सिस्टम पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा तो मैं समझता हूं सबसे बड़े परेशानी हमारे देश को पंजाब में दिखाई देगी। इसमें पंजाब एक स्पेशल स्टेटस है, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि जब एफसीआई और एमएसपी लागू किया गया था तब पंजाब एक था, पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था। तो उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो एक कैटेगरी है और उसको हमें एक दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। और ये कानून जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने किसानों को आज़ादी दी है, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उद्योगपतियों को आज़ादी दी, मैं किसानों को आज़ादी दे रहा हूं, ये आज़ादी नहीं है, ये कोई पॉइजन पिल है। और खास तौर से पंजाब और हरियाणा के लिए ये एक पॉइजन पिल है। शर्मा जी, मैं कुछ आपके माध्यम से मौके का फायदा उठाना चाहता हूं, क्योंकि रमेश जी आज जुड़े हुए हैं और ये पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। सब रमेश जी, मेरी एक गुजारिश है विच नोबडी एल्स वुड अप्रिशिएट दैट मच एज यू वुड, बीइंग एनवायरनमेंट मिनिस्टर। सब जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, हमारे लिए एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, साहूकारों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और जब आप पर्यावरण मंत्री के नाते कहीं एक गांव उजाड़ा जाता था किसी फॉरेस्ट में या कोई डैम बनता है, तो उसके लिए आप एक सोशल इंपैक्ट स्टडी मैंडेटरी थी आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से।
यहाँ पे देश के 65% किसानी उजाड़ी जा रही है और किसी ने आज तक सोशल इंपैक्ट स्टडी की बात ही नहीं की। सब एक पूरी जीवन शैली बदलेगी। जो किसान है वो मजदूर बनेंगे, गांवों से उठ के वो इनकी फैक्ट्रियों में रोजगार करने के लिए आएंगे। किसी ने इस मसले पे ध्यान किया है साहब? नोबडी हैज इवन रेज्ड दिस क्वेश्चन। आई थिंक राज्यसभा इज द एप्ट फोरम। ये लोगों को जागरूक करना पड़ेगा साहब। ये जो बच्चे हैं आज निकल के बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इनका कौन वाली वारिस होगा? वो तो खेती तो बड़े साहूकार कर लेंगे, और ये कहाँ जाएंगे किसान जिनको आप यहाँ से अप्रूव करोगे? एक गांव उजड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है और यहाँ पे पूरा मुल्क उजाड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दिस इशू शुड हैव बीन टेकन सुओ मोटो बाय देम। वेयर इज द इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी? मेरे को आप वो दिखाइए। और ये जो झूठ है साहब, मैं एक शर्मा जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे रमेश जी ने मेंशन किया कि किसान तो आजाद था। हम साहब राजस्थान के जड़ में बैठे हैं और हमारा इलाका भी सारा मरुथली था, रेगिस्तान था जिसमें बाग लगाए। हमारे जो फ्रूट है कीनो हम उगाते हैं साहब, 40 साल से हमारा कीनो देश के कोने कोने में जाता है, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली। हमें तो कभी भी कोई रुकावट नहीं थी साहब। पता नहीं कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इस बात का ध्यान आपके माध्यम से लाना चाहूंगा। सॉरी आई इंटरप्टेड। सुनील ने सही कहा। देखिए, इसलिए 2013 में जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, हम एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाए। आप जानते हैं, आपको याद होगा 1894 का कानून था, लैंड एक्विजिशन एक्ट था। 2013 में हमने कानून नया कानून हमने बनाया और पारित किया, और उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान था कि जब भूमि अधिग्रहण होगा उसके पहले एक सामाजिक असर मूल्यांकन होगा। पर मोदी साहब चाहते थे कि उसको हटाया जाए, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। तो अब क्या रास्ता निकाला अरुण जेटली ने कि हम केंद्र सरकार की ओर से हम संशोधन नहीं लाएंगे क्योंकि इसका विरोध सब पार्टियां कर रही हैं, पर हम राज्य सरकारों को हम अधिकार देते हैं। जो आर्टिकल 254 है, 254 है, तो वो राज्य सरकारों को हम अधिकार दे रहे हैं। तो अगर आप देखें गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब उन्होंने अपने ही कानून बनाए हैं जो ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हटा दिया और राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी। उसी के आधार पर अभी आप अपना कानून ला रहे हैं, पर फर्क सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति का अनुमति मिलना मुझे असंभव दिखता है। पर राजनीतिक संघर्ष हमें करना जरूरी है। राजनीतिक हमें इंडिकेटर सिग्नल देना जरूरी है कि ये राज्य का मुद्दा है, और आप दिल्ली में बैठकर नहीं कह सकते कि पंजाब में एमएसपी नहीं लागू होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ शर्मा जी, We can't hear you. अनम्यूट कीजिए शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सुन सकते हैं सर? आप सुन सकते हैं? मैं अनम्यूट पे हूँ। Okay. सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है अबोहर, उसके पास ही हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ के एक हमारे किसान बंधु राम प्रताप जी ने आपके लिए एक सवाल भेजा है। तो ये कहते हैं कि जो किसानों का जो सबसे बड़ा इसमें डर है इन कानूनों की वजह से, वो है एमएसपी का। वैसे तो आप उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आसान भाषा में हमारे जो किसान हैं उनके लिए कि जो, क्योंकि उनका भविष्य एक तरीके से वो मानते हैं कि अंधकार में है, क्योंकि उनको एक जो न्यूनतम उसका सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिल पाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, मैं समझता हूं कि एमएसपी कोई हमारे लिए हमें वरदान नहीं है साहब। एमएसपी सरकार सुनिश्चित करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किसान को इतना मूल्य अपनी फसल का मिलना चाहिए। और राजस्थान में आप सब बता पाएंगे कितनी ऐसी फसलें हैं जो कि ओपन एंडेड परचेज होती है, क्योंकि राजस्थान में भी कई फसलें हैं जिनके ऊपर आपको पर एकड़ के हिसाब से 5 क्विंटल या 10 क्विंटल हर एक किसान को 4 या 5 एकड़ वाले किसान को एक प्रतिबंधित सीमा के अंदर मिलती है।
परंतु 23 ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी निर्धारित किया जाता है, और उस एमएसपी से कम जो बिक रही हैं वो किसान की जेब में से जा रहा है। मैं समझता हूं किसानी, मैं खुद किसान हूं, इसलिए मैं शायद ये लिबर्टी ले सकता हूं कि किसान को मैं अपने बच्चों को कभी नहीं चाहूंगा कि वो किसानी में उतरे। चाहे पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निखद चाकरी, परंतु आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि किसानी जो एक है ये कोई फायदे का धंधा नहीं है साहब, ये मजबूरी है, हमारी जीवन शैली है, हमारे पास जमीनें हैं, अलावा किसी को कुछ काम कर नहीं पाएंगे इसलिए उसको कर रहे हैं। परंतु किसान को सरकार कम से कम उसकी ये सुनिश्चित जो खुद सरकार निर्धारित करती है समर्थन मूल्य, वो देने में कोताही कर रही है। सरकार का आज जो आर्ग्यूमेंट है, वो जो इसमें तर्क दे रही हैं बीजेपी के, सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिल रही है। तो इसका मतलब है अभी आप 6% किसानों से भी आप एमएसपी छीन लोगे, उनको भी आके साहूकारों के धक्के चढ़ेगा। आज जब आप मक्की का भाव ले लीजिए, यहाँ पे मूंग की दाल की बात कर लीजिए, बाजरे की बात कर लीजिए, आपके पास हर फसल की है जो आज एमएसपी से कम बिक रही है। हमारे यहाँ मक्की चालू की थी, खेती विभिन्नता को लेकर डाइवर्सिफाइंग ऑफ एग्रीकल्चर की बात चालू की थी, आज उसकी कीमत बढ़ा के 1900 है एमएसपी, परंतु बिक रही है 1000 से लेके 1200 रुपए में, 700 रुपए कम बिक रही है। वो 700 रुपए खाने के लिए ये जो साहूकार हैं ये ललायत हैं कि वो जो 700 रुपए का मार्जिन है वो ये लोग खाएं, और जो छोटे व्यापारी जो कि जिनको आज ये बिचौलिया कहने लग गए, कल तक बीजेपी इनको व्यापारी भाई कहती थी, आज वो बिचौलिया नजर आने लगे, क्योंकि बड़े बिचौलिए, आज सरकार बिचौलिए का काम कर रही है साहब। आई एम सॉरी टू से यूज वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बट सरकार आज बड़े औद्योगिक घरानों के बिचौलिए के तौर पे काम कर रही है। और ये जो कानून लेके आई है, सरकार सुनिश्चित करे कि किसान की जो समर्थन मूल्य है, जैसा कि इन्होंने हरियाणा में एक दफा चालू करने का प्रयास किया था जिसका नाम रखा था भावांतर स्कीम चालू की थी, भी जो एमएसपी है और जो मार्केट भाव है उसका फर्क है सरकार देगी, परंतु उससे हाथ खींच लिया। आज साहूकारों से किसान की फसल बीमा करवाते हैं, परंतु उनके भी आंकड़े आप इस साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। अकेले रिलायंस इंश्योरेंस को 4,500 करोड़ रुपए का मुनाफा उस इंश्योरेंस से हुआ, किसान को उसकी कीमत मिली नहीं फसल खराबी होने की, परंतु अंबानियों को फायदा हो रहा है। दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है, कुल मिला के 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन कंपनियों ने आपस में बांटा है, किसान को उसकी कीमत मिली या नहीं मिली। हम चाहते हैं कि किसान की जो एमएसपी है वो सुनिश्चित की जाए, या भावांतर स्कीम के जरिए। सरकार कर क्यों रही है ऐसा, क्या कारण क्या है, क्या किसने अधिकार दिया इनको? मैं एक बेनती करना चाहूंगा सभी मेरे किसान साथियों से, क्योंकि ये भावुक होकर हम बह जाते हैं। कलम से मार रही है मोदी साहब की सरकार हमें। एज रमेश जी वुड वाउच फॉर मी, जैसे कॉमरेड कहा करते थे, आई विल एक्सप्रोप्रिएट द एक्सप्रोप्रिएटर बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। हम कलम से इनको मार देंगे। वी आर नॉट एक्सप्रोप्रिएटर्स, वी आर द फार्मर, बट वी विल बी एक्सप्रोप्रिएटेड बाय दिस लॉ। इसलिए मेरी सबसे एक करबंद प्रार्थना है, आज पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है तो वहां पे किसान कोई दिखता है क्या? मैंने 2019 के इलेक्शन में अपने सभी सभाओं में लोगों से पूछा कि आप उस समय के तत्कालीन जो कृषि मंत्री देश के थे उनका नाम बता दीजिए, और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, एक भी व्यक्ति श्री राधे मोहन सिंह का नाम नहीं बता पाया, जो कि 5 साल देश के कृषि मंत्री रहे। आज क्योंकि तोमर साहब रोज बयान छोड़ते हैं किसानों मारने के लिए, इससे शायद आज लोगों के ध्यान में आगे भी ये अपने आप को किसान कहने वाले तोमर साहब। वैसे मैंने शर्मा जी उनके जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर वो अपना एफिडेविट देते उसमें देखा था वो नाम के किसान है, जमीन 1 बीघा भी नहीं उनके नाम। मैंने उनका एफिडेविट चेक किया, वो नाम के किसान है, परंतु किसान होने का दावा करते हैं। ये दावा करने वाले जो किसान हैं, इनसे पीछा छुड़ा के किसान को अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजने पड़ेंगे साहब। 65% अगर किसानी के ऊपर निर्भर है तो वहां पे 65% आवाज उठाने वाले भी पार्लियामेंट में चाहिए। ये मैं मेरे पीछे फोटो चौधरी बलराम जाखड़ की लगा रखी है, ये किसानी के स्तंभ थे साहब। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पिता थे, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी छोटू राम थे, चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने किसानी के लिए आवाज उठाई, और भी कई लोग हैं, परंतु आज वहां पे किसानी नाम का कोई नाम लेवा भी नहीं है, और मोदी साहब मनमाने तरीके से किसानों को रौंदते चले जा रहे हैं। तो इसलिए भावुक ना होके उन लोगों को चुन के भेजिए पार्टी बाजी से ऊपर उठ के, नहीं तो इसी तरह के कानून बनते रहेंगे, हम सड़कों पे लगे रहेंगे, और हमारी जो खेत है, हमारे बच्चे हैं, वो मजदूर बन के इन बड़े साहूकारों को काम करेंगे। सर एक
क्वेश्चन मेरे पास गोविंद Again, your voice is gone. Am I audible now? Can't hear your voice. नहीं अभिनव. अब सुन सकते हैं आप मुझे? अब आ रही है आवाज आपकी. जी. एक सवाल हमारे एक उदयपुर जिले के किसान बंधु हैं हनुमान सहाय जी, उन्होंने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके लिए एक सवाल भेजा है. तो ये कहते हैं सर कि यदि ये कृषि अध्यादेश किसी भी अवस्था में वापस नहीं लिए जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो हमारे किसान का भविष्य कैसा रहेगा और आगे आने वाले समय में क्या चीजें जो है वो बदलेंगी, और मंडियों के बाहर जो खरीद बेच की ये जो इन कानूनों में बात है, तो ये क्या हमारा जो किसान है वो कर पाएगा, इसका फायदा उन्हें कुछ मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से दिक्कत तो है. जैसे रमेश साहब ने भी कहा कि राष्ट्रपति इसके ऊपर मंजूरी देगा नहीं देगा, लेकिन राजस्थान की सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम लोग जो कानून लाने जा रहे हैं वो इस किसान को बचाने के लिए अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि कृषि हमारा विषय है और जब कृषि स्टेट का विषय है तो निश्चित रूप से किसानों की खेती को बचाने के लिए, किसान का शोषण हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग जो कानून लेकर के आएंगे, तो मैं समझता हूं उसको हम जरूर लेकर के आएंगे. और जो ये केवल कलेक्टर और एसडीएम के अधिकार देकर के इतिश्री कर ली है, तो उसमें सिविल कोड का पहले से भी हमारे जो मंडी एक्ट है उसमें जो है प्रावधान है. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये चाहेंगे जैसे जैसे करेंगे. तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरीके से लॉ से भी बात कर रहे हैं, दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ, उनसे भी बात कर रहे हैं, एडवोकेट से भी बात कर रहे हैं. तो इस प्रकार के जरूर प्रबंधन करेंगे और कानून भी लाएंगे कि उस किसान को हम बचा सकें. लेकिन साथ साथ हमें ये उजागर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा लोगों के बीच में जाकर के, गांव ढाणी में जाकर के, कि मोदी जी जो अपने आप को फकीर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सबके देश के भले के लिए हूं, ये मोदी जी केवल चंद उद्योगपतियों के भले के लिए काम कर रहे हैं. और मैं समझता हूं जब किसान उठ खड़ा होगा तो किसी भी सरकार, वो चाहे कितनी भी मजबूत अपने आप को मानती हो, उस सरकार के लिए वो काले कानून लागू रखना बड़ी दिक्कत वाली काम हो जाएगा. इसलिए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी मिलेगी, उनकी खेती को बचाने का काम करेगी, और उनके ऊपर जो डाका डालने के, उनकी खेती की उपज के ऊपर जो डाका डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है उससे हम लोग बचाएंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे. Abhinav, your voice is still feeble. आप बोलो. You start, कविंदर. राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं कविंदर जी, उन्होंने भी कुछ किसानों से और किसान संगठनों से कुछ सवाल लिए हैं. मैं आग्रह करूंगा कि आप वो सवाल हमारे अतिथियों से पूछें ताकि हमारे किसानों को जवाब मिल सके. धन्यवाद अभिनव. सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा हमारे सारे अतिथि गणों को, माननीय वक्ताओं को, और एक बार इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं श्रीमान जयराम रमेश जी साहब के तरफ रुख करूंगा. सर, किसानों के प्रश्नों पर अल्पविराम लगाते हुए मैं आपसे एक एआईसीसी ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, उसके संदर्भ में आपसे बात करूंगा. उस श्वेत पत्र में ये आशंका व्यक्त की गई है कि कहीं ना कहीं ये जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, जो अब कानून बन गए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी वर्तमान की जो व्यवस्था है, जो एफसीआई है, एमएसपी है और पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कहीं ना कहीं ये जो अभी ये जो खाका है इसको कहीं ना कहीं नष्ट करने का और इसको दीर्घ काल में अगर सोचे तो इसको खत्म करने का प्रयास किया गया है. हालांकि आपने एमएसपी पे और एफसीआई पे बात कर ली है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को अगर आप सरल भाषा में ये बता पाए कि ये खाका उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है अभी, और अगर ये खाका कल को नष्ट हुआ, समाप्त हुआ या कमजोर हुआ तो हमारे किसान भाइयों को के ऊपर इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा. सर, कृपया अपने विचार. सर, आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को प्लीज. ये
ये 2-3 साल आप देख लेंगे अपने आप नतीजा क्या है इन कानूनों का। और 3 चीजें हैं, एक एमएसपी, दूसरा एफसीआई और तीसरा पीडीएस, खाद्य सुरक्षा। ये तीनों मिले हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बक्से में है, ये तीनों जुड़े हुए हैं, एमएसपी, एफसीआई और खाद्य सुरक्षा, और तीनों खतरे में है। और अभी अभी सुनील ने कहा कि सरकार की ओर से यह प्रचार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 6% किसान एमएसपी का फायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हमने इसका खंडन भी किया है। और मैं एआईपीसी को एक नोट भेजूंगा जो हमारे ओर से तैयार किया गया था। और ये जो गलत प्रचार किया जा रहा है कि सिर्फ 6% किसान एमएसपी का फायदा उठा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत इसका बिल्कुल विपरीत है। ये बिल्कुल गलत है, गलत प्रचार है। तो पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों को, किसानों को बीच में जाकर आपको समझाना चाहिए कि ये कोई 6% नहीं है। बड़ी संख्या में किसानों पर इसका असर होगा और ये असर आपको दिखाई देगा। 1, 2, 3 साल लगेंगे, पर पंजाब और हरियाणा में तो असर आपको कल ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां प्राइवेट कंपनियां, अडानी है, रिलायंस है, नेस्ले है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आएंगी। आज तो आपने भारतीय कंपनियों को छूट दी है, कल आप कहेंगे कि कृषि में हम एफडीआई भी लाएंगे, वो भी हो सकता है। तो ये देखिए क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हमारे अर्थव्यवस्था पर विश्वास घटा है और ये प्रधानमंत्री बार बार सिग्नल करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कि मैं आर्थिक सुधार का वकील हूं, आर्थिक सुधार मेरे हाथों में सुरक्षित है। पर अगर आर्थिक सुधार की परिभाषा किसानों से एमएसपी छीनना, एफसीआई को बंद करना, खाद्य सुरक्षा कानून को बंद करना, अगर ये परिभाषा है तो इसका हमें पूरा विरोध करना जरूरी पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म, उदारीकरण, ये सब जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। ये उद्योग में एक अपना ही मायने रखता है, उद्योग जगत में, व्यापार जगत में अपना ही मायने रखता है। पर कृषि क्षेत्र में सब देखो आप, कृषि क्षेत्र में क्या सुधार होने चाहिए, किसान के लिए क्या सुधार होना चाहिए। और सुनील ने सही कहा कि आप एमएसपी बोल रहे हैं, पर एमएसपी किस आधार पर आप लागू करते हैं? उत्पादन मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है? हमने बार बार ये पार्लियामेंट में उठाया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप कह रहे हैं कि हम 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम एमएसपी तय करेंगे, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या? उत्पादन मूल्य क्या है? आप क्या लागत मूल्य लागू कर रहे हैं? उसका तो जवाब कभी प्रधानमंत्री देते नहीं, कृषि मंत्री देते नहीं है। तो ये पंजाब और हरियाणा में तो इसका असर बिल्कुल कुछ ही महीने में आपको दिखाई देगा। अलग राज्यों में 1, 2, 3 साल लगेंगे, पर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस कानूनों का असर नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं, किसानों के लिए। पर अडानी और अंबानी के लिए तो बिल्कुल सकारात्मक होगा। बिल्कुल सर आपकी परमिशन के साथ में एक फैक्ट और ऐड कर देना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों के लिए कि सर ने जो लागत की बात की, इस लागत में भूमि का किराया और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसको भी अभी हटा दिया गया है। लागत में ये नहीं किया है और उसके ऊपर 50% की बात करके हो रहा है। तो सर ने बहुत ही वाजिब बात कही है सर, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ में चर्चा को वापस किसानों के प्रश्नों पर लाते हुए मैं सुनील जाखड़ जी साहब से एक प्रश्न करना चाहूंगा, जो हमारे गंगानगर इलाके से हमारे गुरजोत भाई का सवाल आया है। ये हमारे एआईपीसी के मेंबर भी हैं, पेशे से किसान हैं। सर, ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन के तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद हैं, जैसे कि अनाज हुए, तिलहन हुआ, दालें हुई, आलू हुआ, प्याज हुआ, इनको
आवश्यक वस्तु सूची से हटाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ देखने में नजर आता है कि व्यापारी इसका भंडारण करेंगे, संग्रहण करेंगे, इनको स्टॉक करेंगे और कहीं ना कहीं काला बाजारी और मुनाफाखोरी आगे जाके बढ़ेगी। तो हमारे किसानों पर और कृषि का जो बाजार है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप हमारे किसान भाइयों को सरल भाषा में अगर समझा पाए तो आपकी कृपा होगी। सरल भाषा का तो मैं भरोसा नहीं दूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मेरी समझ है मैं उसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि वो अल्लामा इकबाल साहब कह के गए हैं कि वक्त की फिक्र कर नादां, वक्त की फिक्र कर नादां कि क़यामत आने वाली है, कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो मैं किसान से कहना चाहूंगा कि किसान को जागरूक होना पड़ेगा साहब, क्योंकि ये जो मशवरे हो रहे हैं आसमान में तो नहीं, पर दिल्ली में या बॉम्बे में, गुजरात, अहमदाबाद में बैठ के ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और आपने जो बात की है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की, साहब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इसका नाम बदल के जमाखोरी बिल बनाना चाहिए। आप कोई फैंसी नाम इसको दे दीजिए, बट बेसिकली जमाखोरी का बिल है। जमाखोरी के तहत इन्हें परमिशन दे दी गई कि आप सस्ते में माल खरीद के भर लीजिए गोदामों में, और जब किसान की फसल आएगी तो उसको पूरी कीमत ना देनी पड़े। इसलिए मौके पे आके आप हमारी मंडी में आके देख लीजिए। गंगानगर के गुरजोत भाई, मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन मंडी में 4 ट्रक फालतू आ जाते हैं उस दिन कीनों की कीमत टूट जाती है। इनके भी गंगानगर में कीनों, गंगानगर रबोर का मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में जाता है, तो 4 ट्रक फालतू आए नहीं और कीमत टूटी नहीं। उसी तरह दालों का हाल देख लीजिए। तो ये जमाखोरी का है, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। और उससे भी बड़ी एक देखो बदकिस्मती हिंदुस्तान की है कि सरकार ने अपनी तरफ से, चाहे कहते हैं ना एक समझदार दुश्मन बेहतर है एक बेवकूफ दोस्त से, अगर वो अपने साहूकारों का भी फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान था आप ये सवाल पूछेंगे, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अपने यहाँ चना और अरहर, हिंदुस्तान के अंदर 75% दाल जो है ये चना और अरहर इस्तेमाल होती है, परंतु केंद्र सरकार ने 2 जून को कहते कि दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए मसूर दाल के ऊपर जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी 30% थी, 2 जून को उन्होंने 30% से घटा के 10% कर दी कि बाहर से इंपोर्ट हो जाए, ताकि किसान के अगर कहीं को मसूर दाल है तो वो बिक ना पाए, ऊंचे दाम पे, कम दाम पे बिके, साहूकार उसको खरीद लें। परंतु उससे जो ये बड़े साहूकार, उनको कैसे फायदा होगा? आप देखिए, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, बाद में साझा भी करना। 2 जून को इन्होंने 30 से घटा के 10% की, 31 अगस्त तक ये 10% रही। 1 सितंबर को आप देखिए, जो ये हमारी फूड मिनिस्ट्री है किस तरह से काम करती है। 1 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक 17 दिन के लिए यही जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वापस बढ़ा के 30% कर दी, परंतु 17 सितंबर को इसको फिर घटा दिया 10% पे। तो आप किसका भला करना चाहते हैं? अगर सरकार के पास इच्छा हो, नीयत हो और विजन हो, बिना विजन के कुछ नहीं हो पाएगा साहब। बिना जानकारी के, बिना डेटा के अगर आप करना चाहते हैं, आज जो आप प्याज की कीमत ले लीजिए, आज 80 रुपए में बिक रहा है, 2 रुपए में किसान मंडियों में फेंक रहा था। अगर किसान उस समय सरकार जो है किसान का हाथ पकड़ती, जब 2 रुपए में प्याज बिक रहा था, उसको प्रोत्साहित करती किसान को, तो शायद ये 80 रुपए वाले दिन ना देखने पड़ते। उस समय किसान को मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ दिया गया, किसान मरता है तो मरे। परंतु आज जब 80 रुपया हो गया तो किसान इंपोर्ट करने की भी बात कर रही है, एक्सपोर्ट पे पाबंदी भी लगा रही है। तो इनके पास कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, और ना ही वहां पे कोई किसान के समर्थन वाले लोग नीति उस निर्धारण के अंदर बैठे हैं। जो किसान, आप बचाइए किसान को, वही आलू 2 रुपए में बिकता है, वही आलू बाद में 40 रुपए, वही टमाटर का हाल है, साल दर साल यही होता रहा है। और इनके अभी तक ये समझ नहीं आया, किसान पिस रहा है, कंज्यूमर पिस रहा है, बीच में जिनको ये बिचौलिया कहते हैं, अब ये नाम बदल के बड़े साहूकार आ जाएंगे, यही मुनाफा खाने के लिए आ रहे हैं। परंतु सरकार इनका भी फायदा नहीं कर पाएगी, ये देश का बंटाधार करेंगे। क्योंकि रमेश जी, मैं फिर कुछ कहूंगा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डेंगा बाजे। ये जो अपने आप को अर्थशास्त्री समझ बैठे, देखिए कुर्सी पे बैठने से कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकता साहब। अब सोनिया जी की मैं समझता हूं सबसे बड़ी सिफ्त है कि जब उनको ऑफर की गई प्रधानमंत्रीशिप, देखिए बलिदान और त्याग का नाम है सोनिया जी, प्रधानमंत्री पद छोड़ा और उनको बिठाया।
क्योंकि वो समझते थे कि देश को चलाने के लिए ये ज्यादा सक्षम है, ये नीटी ग्रिटी समझते हैं अर्थशास्त्र की। आज देश को जो कितने आरबीआई के गवर्नर बदल गए, कितने इकोनॉमिक एडवाइजर्स बदल गए, और देश का जो आंकड़ा है 24% घटा पड़ा है। एकमात्र, देखिए मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, एकमात्र क्षेत्र जिसमें वृद्धि हुई है वो है कृषि क्षेत्र, एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट। एक कृषि क्षेत्र है जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, हमारी जीएसटी के अंदर, जीडीपी के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ी है। आज हम उसको तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारे काम धंधे बंद है, तो इन साहूकारों को कोई ना कोई कमाई का साधन चाहिए, इसलिए किसानी इनके हवाले करना चाहते हैं सब। जी बिल्कुल। तो सर हमारे जो आपने किसान भाइयों के प्रश्न लिए हैं, उसी कड़ी में एक अंतिम प्रश्न हमारे सीकर इलाके से हमारे मुकुल भाई का आया है, और ये प्रश्न मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से करना चाहूंगा। सीकर पे हमारा भी हक है साहब, अकेला डोटासरा साहब का नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा डोटासरा साहब। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है। सर सवाल ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर जो बात चल रही है, अब इसमें चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में फसल बेचते समय कोई विवाद आ जाए या मूल्यों के मोल भाव में कोई विवाद हो, सर इस पूरे विवाद में हमारा जो छोटा किसान है, जैसा सर ने बताया 85% हमारे किसान छोटे हैं, तो ये जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, सर ये कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के वकीलों से लड़ेंगे अदालत में जाके? सर ये एक बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा संदेह है किसानों के मन में, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमओयू जो करेंगे वो अंग्रेजी में छपा छपाए लाएंगे, किसान को उससे कोई वास्ता नहीं होगा, न उसके समझ में आएगा। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि वो आकर के ये पूछेगा बड़ा उद्योगपति या उसका एजेंट कि आपको अपनी 20 बीघा खेत है तो उसमें कितने पैसे पैदा हो रहे हैं, तो वो कहेगा साहब मेरे तो लाख रुपए पैदा होते हैं, तो वो कहेगा हमको आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे। और वो 1.5 लाख रुपए का झांसा देकर के उसकी जमीन के ऊपर कहेगा मैं ही तो बीज लाऊंगा, मैं ही जो है ये करूंगा वो करूंगा, तुमको 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। और उसकी खेती के ऊपर वो कब्जा भी कर लेगा, और दूसरी चीज उसके बाद में वो क्या उपज उसमें क्या बोएगा क्या काटेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसबगोल है, अगर आप गेहूं करते हो तो गेहूं बोते हो तो फिर गेहूं के हिसाब से होता है, लेकिन अगर इसबगोल आप बो देते हो तो 2 साल में वो खेती इस तरह की हो जाती है कि फिर उसमें 5-6 साल तक कुछ नहीं होगा। तो किसान को वो 1.5 लाख रुपए देके वो 5 लाख की 6 लाख की इसबगोल पैदा करके 2 साल बाद में चला जाएगा, या वो उस किसान की खेती के ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको नहीं छोड़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर और एसडीएम के जाएगा। तो कलेक्टर और एसडीएम उसकी क्यों सुनेंगे, बड़े उद्योगपति की सुनेंगे? तो क्या किस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब तक ये तय नहीं हो कि आप फसल क्या बोगे और एमएसपी से कम कीमत पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये जब तक हम नहीं कर देते हैं तब तक उस किसान को हम बचा नहीं सकते हैं। और यही हम लोग करने जा रहे हैं, राजस्थान में जो कानून लाने जा रहे हैं वो यही लाने जा रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उस फसल के जो हमारा एमएसपी है उससे कम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम उसको राजस्थान में अलाउ नहीं करेंगे। अब कितना हम कर पाते हैं, कितना कानून हमें इजाजत दे पाता है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसान की खेती के ऊपर, उसकी जमीन के ऊपर वो कब्जा भी कर लेगा, और कब्जा करने के बाद में वो क्या जीन्स उसमें बोएगा, किस प्रकार से क्या मिट्टी में कितना केमिकल डाल देगा, वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे और 2 साल में उस जमीन को बंजर करके चला जाएगा, ऐसे ऐसे केमिकल डाल करके, खाद डाल करके, और अपना अपना मुनाफा लेके चला जाएगा, और किसान फिर पीछे से रोता रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कई पेच हैं, और इन पेचों के कारण से ही किसान आक्रोशित है, और हम लोग किसान के साथ में खड़े हैं कि ये किसान के साथ आप अन्याय करने वाले हो। तो ये सब चीजें हैं। राजस्थान में कितना क्या हम रोक पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बिहार वगैरह में पहले ही कहते है, तो क्या उसमें किस किसान को कितना बड़ा फायदा हो गया, ये सब चीजें देखने वाली है। तो राजस्थान में किस प्रकार से हम लोग इनको बचा पाएंगे, इसके ऊपर पूरा गंभीरता के साथ में मंथन चल रहा है, और 2 तारीख को हम लोग जो इसके लिए ला सकते हैं किसान को बचाने के लिए, तीनों काले कानूनों के लिए, वो लोग हम प्रयास करेंगे।
एक बात इसमें मैं सॉरी विद योर परमिशन जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कल बीजेपी वाले इस मुद्दे के ऊपर डोटासरा साहब बात उठाएंगे जब आप वहां पे लोग विधानसभा में बात करेंगे। इनके कानून के मुताबिक उसमें दिया गया है कि जमीन पे कब्जा नहीं होगा, परंतु कब्जे वाली स्थिति बना देंगे। जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट इसमें लॉ में इन्होंने डाला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें कहा है कि एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स द फार्मर विल बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम, उसके फर्द में दर्ज कर दिए जाएंगे। अगर जो भी उससे लेनदारी है वो उसके फर्द में दर्ज कर दी जाएगी, तो किसान उस अपनी जमीन पे कर्जा लेना चाहे या ट्रांसफर करना चाहे या बेचना चाहे तो वो तब तक नहीं बेच पाएगा जब तक कि वो पैसे साहूकार के नहीं लौटाता। जमीन की मलकियत किसान की रहेगी, पर वो कागजों में मालिक रहेगा, असल में वो देनदारी के बल पे उन पे चला जाएगा। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लिश में वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट। मैं गुजरात के मोदी साहब के खुद के अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। गुजरात जब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे उस समय उस किसान की किस्मत ठीक थी, दोनों की। आलू की खेती की उन्होंने पेप्सी के लिए, चिप्स बनाने के लिए, और उन आलू के किसानों को पेप्सी ने बीज के तौर पे अपने आलू दिए। कुछ बीज बच गया किसान के पास, वो उन्होंने मार्केट में बेच दिया। पेप्सी ने दोनों किसानों के ऊपर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं साहब, 2 किसानों के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का दावा किया, और वो उनसे लेके हटते अगर कहीं विधानसभा के इलेक्शन ना होते। इसलिए अपनी बदनामी से बचने के लिए सरकार ने इंटरवीन करके उन किसानों का पीछा छुड़वाया। नहीं तो साहब उनके साथ भी वही होना था जो मेरे साथ हुआ। मैंने पार्लियामेंट में कागज का हवाई जहाज बना के अडानी साहब, अंबानी साहब के सामने दिखाया था, और मेरे खिलाफ जो केस डाला अहमदाबाद में डाला। साहब मेरे हाथ खड़े हो गए वकील करते करते अहमदाबाद जाते जाते। और उसी तरह राजस्थान के, पंजाब के किसान जाके बंबई या अहमदाबाद में तारीख भुगता करेंगे। ये किसान को देखना पड़ेगा साहब। बंधुआ मजदूर कानून है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका और कोई नाम नहीं है। किसान को मजदूर बना के छोड़ेंगे, घर से बेघर करेंगे और उनको ले जाके अपनी फैक्ट्रियों में काम करवाएंगे, क्योंकि उनके पास फैक्ट्री की वो जो उनकी मजदूरी है वो कम करना चाहते हैं कि सारे लोग वहां पे जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब जितने भी प्रश्न हमारे किसान भाइयों से आए थे वो हमने वो सभी प्रश्न लेने का प्रयास किए। कुछ प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो वो हमने अपने इस चर्चा में ले लिए हैं। हम शुक्रिया करेंगे हमारे सभी प्रवीण वक्ताओं का जिन्होंने इतने विस्तार पूर्वक इनका उत्तर दिया। और अब चर्चा के अंतिम पड़ाव के लिए मैं श्री राकेश शर्मा जी जो हमारे जयपुर रूरल चैप्टर के प्रेसिडेंट है उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चर्चा के अंतिम पड़ाव को संबोधित कीजिए। राकेश जी। मैं धन्यवाद दूं उससे पहले मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से मुखातिब होना चाहता हूं कि वर्तमान में विधानसभा भी आपने बुलाई है, तो हमने ग्रास रूट पे जो काम किया है, किसानों से जो हमने फीडबैक लिया है, हमारे एआईपीसी मेंबर्स हैं जिसमें अमर सिंह जी, गुरजोत, राजेश, विवेक और सौरभ और भी बहुत सारे एआईपीसी मेंबर्स हैं जिन्होंने फीडबैक लिया है कि हमें क्या राजस्थान में जो आप अध्यादेश लाने जा रहे हैं उसमें क्या संशोधन हम दिलवा सकते हैं या मदद कर सकते हैं। तो एआईपीसी उसके लिए एक आपके समक्ष भेज देगी। मैं इसके बाद में सभी का धन्यवाद करने से के लिए मैं सम्मानीय राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश जी का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील झाकर जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय हेतु अपने महत्वपूर्ण समय में से समय देकर एआईपीसी राजस्थान टीम को सहयोग दे मार्गदर्शित किया। मैं एआईपीसी वेस्ट जोन कोऑर्डिनेटर श्री राजीव अरोड़ा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम को गति मिली। साथ ही मैं एआईपीसी राजस्थान की प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती रुक्ष्मणी कुमारी जी का भी कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए हम सबको प्रेरित किया एवं एआईपीसी राजस्थान टीम को अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, नवनियुक्त जिलों के किसान प्रभारी, कार्यकर्तागण एवं इसी कार्यक्रम को मजबूती देने वाले मेरे किसान भाइयों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने धैर्यतापूर्वक अतिथियों की बातों को सुना, समझा और आयोजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम की रूपरेखा से लेकर क्रियान्वित तक एआईपीसी राजस्थान टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं इस क्षण का समापन अपनी स्वयं रचित पंक्तियों से केंद्र सरकार को सावचेत करते हुए कहना चाहूंगा कि अन्नदाता की हाय न लगे, संभल जाओ तुम वरना देश जगे, जितने कानून पास करने हैं कर लो, मगर अन्नदाता अगर भूखा
मरे तो सरकार तुम्हारी काहे टिकी बदल देंगे। धन्यवाद सभी। जय हिंद सर, धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir.